नमस्कार, मैं अंकित DSSB पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप जानते ही हैं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को जो वार्डर के लिए, जैसा कि अभी उसके एग्जाम होने वाले हैं आफ्टर 20 डेज, तो उसके लिए मैंने आप सभी के समक्ष जो है वो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपके जो हिंदी के हैं और जिन जिन से जो है वो उसमें प्रश्न आने वाले हैं वो आपके समक्ष रखे थे। और जैसा कि आप सभी ने बहुत अच्छा जो स्नेह है या मैं कहूँ जो आपका प्रेम है वो दिखा उस वीडियो के माध्यम से, तो उसी के चलते या मैं कहूँ उसी श्रृंखला में एक अन्य वीडियो जो है वो मैं आपके समक्ष यहाँ ला रहा हूँ, है ना। और आप जानते हैं कि हमारा संस्थान जो है वो लगातार आपकी बेहतरी के लिए प्रयासरत है और लगभग प्रयास जो है वो हमारे चल ही रहे हैं और लगभग कुछ पूरे भी हो चुके हैं। तो उसी के चलते ये सभी जो एग्जाम्स के लिए आपके जो फ्री प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ में, तो वो भी आपका शुरू होने वाला है। लेकिन आज जो है वो मैं थोड़ा सा देखूंगा वार्डर के ऊपर हमारा आज जो है वो ध्यान रहेगा। और मैंने आपको कहा ही था कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं जो प्रीवियस ईयर के, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर है ना। और मैं आप सभी को बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट करा है और टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और फिर हम जो है वो आंसर पर जाएंगे और ये भी देखेंगे कि हम आंसर को आखिर टैकल कैसे कर सकते हैं। और ये मानिएगा आप, ये विश्वास मानिए मेरा कि लगभग अगर आप इसी प्रकार से हमारे साथ जो है वो एक निरंतर बने रहेंगे तो आपके जो हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, या मैं कहूं अगर 40 मार्क्स का जैसे आप जानते हैं वार्डर के अंदर हिंदी आने वाली है, उसमें से लगभग अराउंड 35 to 38 मार्क्स जो हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक से जो है वो सही हो जाएंगे, है ना। और आप जो है वो बड़े आराम से उनको टैकल कर पाएंगे क्योंकि आपको एक तरीका समझ में आएगा। अगर आप इस प्रयास में रहते हैं या फिर इस चीज को समझ पाते हैं तो वो बड़ा बेहतर रहेगा, है ना। तो उसी को देखते हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम शुरू करेंगे, आज प्रारंभ करते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर तद्भव तत्सम जो शब्द हैं, देशज विदेशज जो शब्द हैं उनसे जो है वो प्रश्न आते हैं आपके और उन्हें आपको समझना है। देखो मैं ये बात आपकी समझ पा रहा हूँ कि ये जो हिंदी का शब्द भंडार है, हिंदी का शब्द भंडार अपने आप में जो है वो एक तरीके से समस्या है ना, क्योंकि इसको जो है वो पूरा करना कहीं ना कहीं थोड़ा समस्याजनक बन जाता है। परंतु आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से भी चीजों को समझते हैं तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इसमें आंसर जो है वो लगा हुआ है आपका, परंतु हम समझेंगे एक बार कि भाई आखिर हम किस प्रकार से आंसर तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन इसने क्या पूछा, तद्भव। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बात बताई थी, तद्भव का सीधा सा अर्थ है जो आपके हिंदी शब्द होते हैं, है ना, जो आपकी हिंदी भाषा के शब्द हैं उन्हीं को तद्भव कहा जाता है, आपको वही समझना है। और यदि आपको ये कहा जाए कि तत्सम, तो तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के शब्द, है ना, या जो संस्कृत है उसके जो शब्द हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा भाई निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तद्भव यानी कि हिंदी का है, यानी कि सीधी सी बात है बाकी हिंदी के अलावा कहीं और के शब्द होंगे। तो अब उनको एक बार देखते हैं। देखिए पत्र, पत्र जो है ये संस्कृत का यानी कि तत्सम का जो है वो शब्द है आपका, जो लेटर के लिए जो प्रयोग होता है। प्रस्तर भी जो है वो संस्कृत का शब्द है। पुत्र वधु, पुत्र यानी बेटा, है ना, बेटा हम हिंदी में कह देते हैं, वधु मतलब उसकी जो बहू होती है हम उसको हिंदी में कहते हैं, है ना। तो पुत्र वधु भी जो है वो संस्कृत का शब्द है। लेकिन पड़ोस, जब हम कहते हैं ना आस पड़ोस, पड़ोस जो है वो हिंदी का शब्द है। और इसने यही पूछा है कि इसमें से तद्भव कौन सा है, तो पड़ोस जो है वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखो भाई, आप देखिए प्रयास करें हिंदी के, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए कि किस प्रकार से जो है वो शब्द भंडार से प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने तद्भव तत्सम जो है वो देशज विदेशज विलोम शब्द पर्यायवाची इनके भी क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं। परंतु आपको एक जो महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं, जो व्याकरण के टॉपिक रहने वाले हैं आपको उस व्याकरण को जो है वो ध्यानपूर्वक समझना है ना। लेकिन इनमें से तो आपको ऑप्शन के साथ टैकल करना है और वही जो तरीका है वो मैं आपको समझाने लग रहा हूं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, उसने क्वेश्चन पूछा है क्या भाई निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। वापस देखो क्वेश्चन को, एक आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपकी 50% जो एक तरीके से लड़ाई होती है वो यहीं समाप्त होती है। इसने कहा तद्भव नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बाकी तो सभी हिंदी के पर एक अलग होगा। तद्भव का मैंने अभी आपको अर्थ बताया क्या, जो हिंदी के शब्द है। अब देखो पन्ना, है ना, पन्ना आप पेज को हालांकि हम कह देते हैं, या एक जो है वो आपका पान्ना होता है वो भी अलग हो जाता है। यहाँ परख है ना। परिधान संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है ये आपका तत्सम। परिधान का मतलब क्या हो जाता है, आपके कपड़े जो वस्त्र होते हैं उसको परिधान कहा जाता है, तो ये तत्सम है। इसने पूछा था तद्भव कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है भाई। पलंग जो है वो भी आपका क्या है, तद्भव है। चलिए भाई यहां देखिए तत्सम पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है ना। अब यहां देखो वही आपको देखना है, सच, सपना, समझ, ये सब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जहां आपको ऐसा लगे ना, थोड़ा समय का अगर आपको साधारण तौर पर बताऊं कि थोड़ा सा आपको लगे कि आप जटिल हिंदी बोलने लग रहे हो, है ना। जैसे अगर मैं यहां पे कहता कि आपके वचन सत्य हैं,
तो जो सत्य है, यहां मैंने सच की जगह सत्य बोला तो मैंने तत्सम शब्द का प्रयोग कर लिया। लेकिन जब मैं एक साधारण सी भाषा अगर मैं प्रयोग करूं तो इसका अर्थ वो सारे शब्द मैं कैसे प्रयोग कर रहा हूं, आपके तद्भव शब्द कर रहा हूं, उस हिसाब से भी आप इनको समझ सकते हैं। तो इसमें भी ये नीचे के आपके सभी क्या थे, तद्भव शब्द हैं, और ऊपर का एक ही जो है वो आपका तत्सम शब्द था। आओ भाई देखो, ये हैं व्याकरण के टॉपिक। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि भाई आपके कुछ टॉपिक हैं, जैसे जो अविकारी शब्द होते हैं आपके, सॉरी विकारी हैं आपके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो हैं वो आपके प्रश्न रहने वाले, सॉरी जो टॉपिक हैं वो रहने वाले हैं। और उनमें से एक जो टॉपिक है, यानी कि जो पहला ही मैंने आपको टॉपिक बताया था क्या, संज्ञा, उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। हालांकि मैं आपको पुनः एक बात बता दूं कि हम इसको संज्ञा बोलते हैं, परंतु ये संज्ञा नहीं होता है ना, इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है। जो आप यहाँ ये पीछे बोलते हो इसको ज्ञ बोला जाता है, तो हकीकत में तो इसका उच्चारण क्या बनेगा, संज्ञा बनता है, संज्ञा, है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना ज्ञानी, वो ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी की जगह वो क्या होता है, वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने जान लिया हो, है ना। तो यहाँ हमारा उच्चारण सा थोड़ा शुद्ध हो जाता है, वो समस्या की बात है, क्योंकि देखिए उच्चारण जो है किसके आधार पर है, जो ये आपका संयुक्त व्यंजन होता है, जो ये ज्ञ है, ये मिलकर किससे बना होता है, जय हलंत वाला और जो अय्य होता है, इनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के आधार पर जो है वो इसका उच्चारण करा जाता है। तो आपको थोड़ा सा साथ साथ में क्या करना है, उच्चारण भी सही करना है। अब हम बात कर लेते हैं आखिर संज्ञा है क्या। देखिए आप सभी ने साधारण सी परिभाषाएं जो हैं वो रटी हैं कि भाई संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। तो यहां पर एक बात समझिएगा आप, यानी कि संज्ञा आखिर कुछ नहीं है, एक क्या है, नाम है। और इस नाम के ही क्या होते हैं, भेद होते हैं, और उन भेदों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां आपको ये बात ध्यान रखनी है कि परिभाषा से कोई प्रश्न नहीं आता, वो जमाने चले गए जब परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाते थे। यहां पर सीधे आपके इसके भेद से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं भेद की बात करूं तो मैंने आपको कहा था, अगर मूल भेद पूछे जाएं संज्ञा के तो वो 3 होते हैं, है ना। मूल भेद संज्ञा के 3 होते हैं, और अगर कुल भेद की बात करी जाए तो वो संज्ञा के 5 होते हैं। यानी कि 5 जो है वो इसके कुल भेद, यानी टोटल अगर आपसे पूछे, स्टैटिक भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा वाक्य के भेद बताइए, क्रिया के भेद बताइए, तो वो भी आपसे पूछे जाएंगे, उनको आप समझना। तो सबसे पहले मूल भेद मैं यहां बात करूं तो आप जानते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये जो तीनों मैंने अभी बोले, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तीनों मूल भेद होते हैं, है ना, और बहुत जरूरी भी है। मैं यहां थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, देखना आप इन चीजों को। देखो ये जो तीनों हैं आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों ही क्या हैं, मूल भेद हैं किसके, संज्ञा के, है ना। और इसके अलावा जो आप, मैंने एक बात और कही कि 2 अन्य होते हैं, टोटल तो 5 हैं भाई। 2 कौन कौन से होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक, जिसको हम पदार्थवाचक भी कहते थे, द्रव्य का अर्थ ही क्या होता है, पदार्थ होता है, और एक और होता है इसके अंदर समूहवाचक, है ना। तो यहां पर आप इस बात को समझिए, अगर मूल भेद पूछे तो 3 है ना। आप देखो इसको आपको समझना कैसे है। जाति की अगर मैं बात करूं, पहले हम मूल भेदों को समझते हैं एक बार। देखिए इस दुनिया के अंदर जो भी निर्माण हुआ है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर हुआ, यानी कोई भी इस धराधाम पर उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, वो जातिवाचक संज्ञा में है। यानी कि हम उदाहरण में दूं, जैसे हमने कहा भाई हाथी है, मानव है, मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, ये सब क्या है, पूरी एक जाति को शो करते हैं, एक ग्रुप को शो करते हैं। जाति का यहाँ पर अर्थ कास्ट से नहीं है, वो बात आप ध्यान रखें। जाति का मतलब एक ग्रुप से, हम एक मतलब एक पूरे समूह को हम यहाँ समझ सकते हैं जाति से, है ना। तो जातिवाचक तो वो है जब जातिवाचक यानी एक समूह में से हमने किसी को पहचान लिया। उदाहरण में देता हूं, मैंने कहा हाथी, भाई हाथी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक हाथी है ऐरावत। आपने सुना होगा, जो देवों के स्वामी या राजा कहे जाते हैं इंद्र, उनका जो हाथी, मतलब उनकी जो सवारी है उस हाथी ही है, उसका नाम क्या है, ऐरावत। मैंने स्पेसिफिक कर दिया, यानी कि वहां पर एक हाथी पूरा जाति है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसमें से मैंने जब एक विशेष की बात करी तो वो विशेष हो जाता है व्यक्तिवाचक। ये बात आप ध्यान रखिए, जो अपने आप में क्या हो, यूनिक हो, यानी कि एक ही हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आपको ये बात समझनी है ना। तो जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, और फिर है भाववाचक। भाववाचक भाव होते हैं आपकी फीलिंग्स, है ना, जो एक हम साधारण तौर पर कहते हैं, जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं वो देखी नहीं जा सकती, उनको सिर्फ महसूस करा जा सकता है। तो ये वही संज्ञा है ना। सुख दुख होता है, दर्द होता है, वो सब जो है वो आपका इसका उदाहरण हो जाते हैं यहाँ पर सरल से, है ना। और फिर बचते हैं 2 द्रव्यवाचक, समूह। समूहवाचक जो ग्रुप को दिखाते हैं, जैसे संघ हो, टीम हो, आपकी भीड़ हो, ऐसे शब्द होते हैं जो एक समूह को दिखाते हैं। और द्रव्यवाचक यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे किसी चीज का निर्माण करा जा सके, सोना, आपका चांदी, लोहा, है ना, लकड़ी, इनसे किसी अन्य चीज का निर्माण करा जा सकता है, इसीलिए किसका हिस्सा हो जाते हैं वो द्रव्यवाचक का। तो ये तो एक छोटा सा आधार है कि आखिर संज्ञा है क्या। मैंने एक साधारण तौर पर आपके समक्ष जो है वो ये चीजें रखी। अब देखो एक बार क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, जो महत्वपूर्ण है, लंबाई किस प्रकार की संज्ञा
है। लंबाई यहाँ पे एक शब्द आपको दिया गया। अच्छा, क्या ये किसी जाति को शो करती है? बिल्कुल नहीं करती भाई। लंबाई कैसे किसी जाति को शो करती है? क्या ये कोई विशेष बात है? बिल्कुल नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है ये, है ना। क्या ये किसी भाव को दिखाती है? देखो यहाँ अब आप एक बात कहेंगे कि भाई लंबाई को तो देखा जा सकता है, भाई कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा, लंबाई तो देखी जा सकती है। नहीं, यहाँ आपको एक बात समझनी है। लंबाई जो है यहाँ पर आप जो है उसका मापन करते हो, मेजरमेंट आप करते हो, आपके विभिन्न यूनिट हो सकते हैं, उसके आधार पर जो है वो आप माप कर बताते हो कि ये क्या है, मतलब ये चीजें हैं। लेकिन लंबाई को वास्तविकता में देखा नहीं जा सकता, ये दृश्य नहीं होती है। और चौथा था आपका पदार्थ, तो लंबाई जो है वो कोई पदार्थ भी नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो साधारण सा हमारा उत्तर इसका क्या था? भाववाचक संज्ञा है लंबाई। आगे आ जाओ भाई, विशेषण से प्रश्न जो है वो आपके समक्ष आ गया। विशेषण, विशेषण यानी कि जो विशेषता बताए, है ना। आप जानते हैं दुनिया भाई बड़ाई की भूखी होती है ना, सभी को अपनी बड़ाई जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो लेकिन ये जो विशेषण होता है, ये विशेषण करता क्या है? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं भाई 4, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चारों आपके समक्ष लिखे हुए हैं। देखो नाम को, मैं कहता हूं हिंदी के अंदर आप सिर्फ नाम को पकड़िए, बाकी जाने दो सब कुछ, है ना। आपने नाम देखा, सार्वनामिक विशेषण, इसमें प्रयोग हुआ किसका? सर्वनाम का, यानी कि ऐसा विशेषण जो सर्वनाम के रूप में हो। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। आप मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी हमें जो है वो देखने लग रहे हैं। मैं कहूं कि आप सभी में से वह विद्यार्थी बहुत विद्वान है या बुद्धिमान है, तो मैंने एक पूरे समूह में से किसी एक की विशेषता बताई और क्या कहकर बताई? वह विद्यार्थी, यह विद्यार्थी। तो मैंने वहां सर्वनाम का प्रयोग करा है, इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण होता है। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही स्पष्ट है, संख्या, जिसमें संख्या की बात कही जाए, है ना, साधारण है। परिमाण बोधक, जिसमें परिमाण का उल्लेख हो, वजन तोल माप का जो है उल्लेख करा जाए, वो परिमाण बोधक। और गुणवाचक, देखो यहां पर गुण का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आपकी बड़ाई ही करी जाएगी, है ना। गुणवाचक के अंदर गुण और दोष दोनों ही आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। दोष, गुण, अच्छा, बुरा, भला, जो विद्वान, कोई भी शब्द है, दोनों प्रकार की स्थितियां जो है वो इसमें आती हैं। अब इसमें क्या कहा गया? जो सुडोल है, हम किसी को कहते हैं भाई ये जो आदमी है ये ताकतवर, सुडोल, मजबूत इसका जो है वो शरीर है, तो आपने क्या करा? उसकी विशेषता बताई, आप उसके गुण बताने लग रहे हो, है ना। ना आपने किसी सर्वनाम का प्रयोग करा, ना आपने संज्ञा जो है किसी संख्या का उल्लेख करा, ना आपने उसका वजन बताया, आपने क्या बताया? उसका गुण बताया कि भाई इसका गुण है, इसका सुडोल और ताकतवर शरीर है। तो ये कौन सा आपका सर्वनाम हो गया? सुडोल, आपका सॉरी गुणवाचक जो है वो सर्वनाम यहां पर हो गया। देखिए कई विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि मेरी गति थोड़ी ज्यादा है, यहां मैं एक सीधी सी बात आपको कहता हूं कि अब समय जा चुका है कि हम समय व्यर्थ करें। साधारण सी बात, अब समय व्यर्थ नहीं करना, बिल्कुल हमें पॉइंटेड चीजों को समझना है और उन्हीं पर डिस्कस करना है। ज्यादा तो हम अन्यत्र किन्हीं चीजों पर जो है वो भटकने नहीं वाले। बहुत कम समय जो है वो हमारे सामने है, पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम थोड़े से गुमराह हो जाएंगे, है ना। हमें चीजों को ध्यानपूर्वक देखना है। आ जाओ भाई, अगला प्रश्न आ गया क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं कि भाई कुछ काम हुआ है। उसने क्या कहा? यहां देखो क्रिया के कई प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर अलग होते हैं और आपके अर्थ के आधार पर अलग होते हैं। कर्म के आधार पर तो दो हो गए, सकर्मक और अकर्मक। अर्थ के आधार पर कई होते हैं, कई जगह 8 का उल्लेख, कई जगह 10 का उल्लेख, है ना। तो अब देखो यहां हम ऑप्शन से कैसे टैकल करते हैं, देखो उसको समझना आप। इसने क्या कहा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना, किसी को आपने कुछ कहा, है ना, उस आधार पर है ये, प्रेरणा दी जा रही है, कुछ कहा जा रहा है। अब इसे एक बार समझना, देखो भाई जागना, आप ये स्वयं जगे हो, आपको किसी ने प्रेरणा थोड़ी ना दी है, भाई आप जाग गए, ठीक है। अच्छा, उठाना, अरे मैं एक बात बताओ, अगर होता उठना तो उठे तो आप स्वयं हो, लेकिन आपने उठाया है किसी को, उठाना यानी कि आपने प्रेरणा दी है। तो यहां इसीलिए इसमें प्रेरणार्थक है। यहां देखो खाना, आप स्वयं खाने लग रहे हो, किसी और को आप खिलाते तो क्या हो जाता? प्रेरणार्थक हो जाता। यहां पर सोना, आप स्वयं सोने लग रहे हो, किसी को आप सुलाते तो क्या हो जाता? प्रेरणार्थक हो जाता। यानी कि जब आप किसी से कोई कार्य करवाते हो, वहां साधारण तौर पर आप समझ पाओगे कि प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है। इसमें प्रेरणा दी गई है, किसी को उठाया गया है, स्वयं नहीं उठा, किसी को उठाया गया है, तो उठाना क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। साधारण सी बात। आ जाओ भाई, देखिए ध्यान पूर्वक प्रयास करें। मैं देखिए समझ पा रहा हूं स्थिति थोड़ी सी हो सकती है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही हो चीजें, पर आप उनको चीजों को ध्यान से सुनिए। एक कहावत होती है, कही जाती है कि भाई भागते चोर की तो जो एक तरीके से पतलून जो है वो मिल जाए वही बड़ी बात हो जाती है
है ना। तो आपको ये चीजें आपके समक्ष चलने लग रही हैं, आप इनको बस थोड़ा सुनेंगे भी, क्योंकि देखिए एक साधारण सी बात होती है, आपको जो है सबसे पहले किसी भाषा का ज्ञान करने के लिए आपको एक श्रोता बनना पड़ता है ना। आप सबसे पहले उसे सुने, उस भाषा को सुने, बाद में आपको स्मृति में आएगा कि भाई हमने उस चैनल पे ये बात देखी थी, वो ये ऐसा कहने लग रहे थे, थोड़ी ट्रिक के तरीके से जो है वो आपको चीजों को समझाने लग रहे थे, है ना। तो आप उस चीज को थोड़ा समझे। आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन है आप क्या है, यूं कि ये तो इज्जत वाला शब्द हो गया है ना, आप क्या है। अब यहाँ एक बात देखो, इन पहले है ना, देखो आप ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना सीखो। साधारण सी बात है, उत्तर तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। क्या ये किसी का नाम है? एक आप साधारण तौर पर आप बताइए, आप किसी का नाम हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। कोई रोहन था, कोई महेश था, कोई सोनू है ना। आपने कह दिया क्या कहते हैं, आपने उसका नाम नहीं लिया। अगर आप नाम ले लेते तो वो तो संज्ञा हो जाता। आपने नाम लिया ही नहीं, आपने नाम की जगह क्या कह दिया, आप कह दिया, वह कह दिया, यह कह दिया, वे कह दिया। तो ये क्या करा आपने, ये आपने क्या करा, संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग कर लिया। यही परिभाषा है किसकी, सर्वनाम की। आप संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द प्रयोग करते हो तो वही क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। साधारण सी बात है। तो संज्ञा तो ये थी नहीं, किसी की विशेषता बताई जा रही है। अगर वो पूरा वाक्य देता कि आप बहुत होशियार हैं, तो होशियार तो विशेषता हो गई, लेकिन उसने तो यही कहा बस आप, तो आप में तो कोई विशेषता है ही नहीं, तो विशेषण नहीं है भाई। अव्यय, आप ये अव्यय भी नहीं है। साधारण सी बात है, क्या हो गया, ये सर्वनाम है। आप जो है क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम का मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं। देखो सर्वनाम, सर्वनाम को पकड़िए। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम ही होती है। तो मैं अगर एक साधारण सी बात कहूं, नाम का अर्थ संज्ञा है, और संज्ञा की जगह जो सभी शब्द प्रयोग हो सकते हैं उसी को सर्वनाम कहा जाता है। आप सीधा नाम ना लेके आप उसकी जगह कोई और शब्द प्रयोग कर लीजिए। मैं भाई रोहन से मैं रूस गया, मैं रोहन का नाम लूंगा ही नहीं, रोहन है ना। मैं किसी और से, मैं क्रोध में, मैं उसका नाम, उसकी जगह कुछ और नाम रख दूं, वही सर्वनाम है। साधारण सी बात, स्पष्ट सी बात। तो ये क्या है, ये सर्वनाम था आपका। 6 भेद हैं इसके, हालांकि आगे चर्चा करेंगे अगर भेद के ऊपर प्रश्न आता है तो। आ जाओ भाई, देखिए प्रश्न क्या है, परिवर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है आपका क्या, प्रत्यय। 2 चीजें हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए ये क्या होते हैं, पहली बात ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों का एक छोटा सा हिस्सा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या है, जो शब्द के प्रारंभ में लगे, जो शब्द की शुरुआत में लगे और उसके अर्थ में बदलाव करे या अर्थ में परिवर्तन करे, वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय क्या है, प से याद रखेंगे, जो शब्द के पीछे लगता हो और अर्थ में परिवर्तन कर दे। देखो आपको एक सीधी सी, एक साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म होती है, देयर इज अ नाम होता है, उसको कह देते हैं हम आपकी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि आप अगर संबंध या जोड़कर चीजों को देख पाएंगे तो ज्यादा आपके दिमाग में वो चीजें रह पाएंगी, है ना। तो आप ऐसे याद करें, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, उपसर्ग जो आगे लगता है। अब उसने क्या पूछा कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किस उपसर्ग का। देखो आप किसी भी शब्द को जब बोलोगे ना, आप बोलते समय आप आराम से अंदाजा लगा पाएंगे कि कहां उपसर्ग है। जैसे आप इसको बोलोगे परिवर्तन, परिवर्तन, आपने इस एक शब्द को 2 खंडों में बोला, परिवर्तन। क्या बोला आपने, पहले परी बोला, फिर बोला क्या, वर्तन। तो इसने प्रत्यय तो पूछा नहीं था, पर नहीं बोला, परी बोला, परिवर्तन। तो आपने परी बोला है सबसे पहले। देखो इस उच्चारण कितना अपने आप में, अगर आप हिंदी का उच्चारण भी सटीक करते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। प खाली आपने खाली प थोड़ी ना बोला था, परिवर्तन ऐसे थोड़ी ना बोला है आपने क्या बोला है, परिवर्तन बोला है ना। तो उस आधार पर आप इनको देख पाएंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। मिलनसार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिलनसार। मैं फिर कह रहा हूं मिलनसार, आप इसको तो उसी आप उच्चारण इसका सीखिए, मिलनसार। लेकिन पूछा क्या है, प्रत्यय, यानी कि जो पीछे लगा हुआ है। तो पीछे क्या लगा हुआ है, सार। अब देखो सार कहां है, सार यहां है, सर नहीं है, सार है, खाली र नहीं है ना। मी तो उपसर्ग की स्थिति में चला जाता है, हालांकि वो उपसर्ग भी नहीं है। तो यहां आप इस बात से समझेंगे, उच्चारण के आधार पर जो है वो इसको आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए शुरुआत जो है, आप एक बार शुरुआत करिए अच्छे तरीके से, अपने आप जो है जो उसका अंत होगा वो बड़ा बेहतरीन होगा। साधारण सी बात, आपने एक बार सुनना शुरू करा, आपके सामने से ये क्वेश्चन 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, धीरे धीरे आपको, आप देखोगे आपके एकदम दिमाग में आएगा। संज्ञा भाई बोला था, संज्ञा के भेद मूल 3 है ना, कुल कितने 5, और कौन कौन से थे वो स्मृति में आएंगे। और हमें एक साधारण सी बात है, आपका जो क्वेश्चन होता है आंसर उसी में है ना, तो हम उस आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, उस तरीके को भी तो देख रहे हैं। हम आंसर तक जो है वो ऑप्शन के हिसाब से पहुंच जाएंगे,
भाई क्यों इतना आधार बनाने की आवश्यकता है ना। तो फिलहाल की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाएंगी। आ जाओ भाई, पर्यायवाची पूछा गया। देखो कई पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, शब्द भंडार के पूछे जाते हैं, और मेरा मानना है समय मिलता है, हालांकि थोड़ा, अब मैं मानना बहुत कम दिन रह गए हैं तो समय बहुत कम है आपके पास, परंतु थोड़ा सा समय निकालकर आप फिर भी प्रयास करें, और नहीं करते तो ये तकनीक देखें, ये सबसे बेहतरीन होती है। देखो निशाचर, निशाचर जो है वो किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछा गया। तो निशाचर, निशा का अर्थ क्या होता है, रात्रि। चर विचरण मतलब जो रात्रि में भ्रमण करते हो, इनको इंसान भी करते हैं भ्रमण तो रात्रि में, लेकिन निशाचर अगर प्राचीन समय की बात करें तो हम राक्षसों को कहते थे, है ना। हमारे बूढ़े बड़े है ना कह देते थे कई बार, तो निशाचर है बिल्कुल। निशाचर का अर्थ क्या हो जाता है, राक्षस, है ना। अब देखो निशाचर का अर्थ चंद्रमा नहीं है भाई, पक्षी नहीं है भाई, राक्षस है निशाचर का अर्थ, किरण नहीं है भाई, वो तो अर्थ ही उलट गया उसका, तो है ना, रात्रि की बात हुई है। तो आप ऐसे भी चीजों को जो है वो देख पाएंगे। और मैं आपसे देखिए एक बात कहता हूं, आप सुनेंगे भी अगर ध्यानपूर्वक तो चीजों को आप देख पाएंगे कि कई चीजें जो है वो बोलने के साथ साथ वो प्रश्नों के माध्यम से भी आपके समक्ष जो है वो देखी जाएंगी, तो उन चीजों को भी आपको देखना है। आओ भाई, उत्कृष्ट का विलोम पूछा है, विलोम का मतलब उल्टा। तो देखो कृष्ट कुछ नहीं होता, उत्कृष्ट, अवशिष्ट नहीं, है ना, निकृष्ट इसका जो है वो आपका सही जो है वो आंसर हो जाएगा, प्रशिष्ट नहीं, है ना। तो ये कुछ देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो थोड़ा बहुत उन्हें समझने में आपको समस्या होगी, तो ऐसे प्रश्नों को लिख लें जो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार रिपीट होते हैं, आपके समक्ष आते हैं। पतन पूछा है, पतन का मतलब अंत हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, है ना। और इसका क्या पूछा है इसने, विलोम यानी कि उल्टा। तो उत्थान, उत्थान का मतलब ही क्या हो जाता है, कोई एक, देखो ये अपने आप में विकास का अर्थ भी समाहित करता है उत्थान, इसका अर्थ होता है डेवलप होना, विकसित हो जाना, है ना। या एक तरीके से विकास के अर्थ में भी जो है वो इसको लिया जा सकता है, लेकिन पतन के साथ हम उत्थान को ही जो है वो जोड़ेंगे, है ना। इन दोनों का अर्थ भी इसी में समाहित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार का होता है। देखिए वाक्य से प्रश्न देखे जाएंगे, बहुत सारे देखेंगे। कई तो आप देखोगे कि वाक्य रचना के आधार पर प्रश्न होंगे, यहां पर आपसे रचना के भेद पूछ लिए गए। देखो ये सीधा, और डीएसएसबी की ये खासियत है, आपसे वो स्टैटिक क्वेश्चन जरूर पूछता है। स्टैटिक मतलब किसके कितने भेद होते हैं, इसीलिए मैं शुरुआत में इतना जोर दे रहा था कि संज्ञा के मूल इतने, कुल इतने, वो अलग अलग पूछता है, तो आप उस आधार पर समझे। अब देखो इसने क्या करा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछे हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर भी होते हैं और रचना के आधार पर ही होते हैं। तो रचना, रचना मतलब आपने जब वाक्य को लिखा, तो वाक्य जब आप लिखते हो तो एक तो होता है सरल वाक्य जो साधारण सा है, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, दो कर्ता होंगे, दो क्रिया, ऐसे इस तरीके से व्यवस्था बन सकती है, तो सरल होता है, साधारण सा होता है। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ आप समझ गए, संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिला जुला, यानी दो वाक्य जुड़ गए हो जहां पर, वो संयुक्त हो गया। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, है ना। ये आपके क्या हो गए, तीन वाक्य हो गए, किसके आधार पर, वाक्य के प्रकार हो गए, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो वाक्य के पहली बात तो तीन प्रकार हो गए भाई रचना के आधार पर, सरल जो साधारण सा हो, संयुक्त जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है ना, और मिश्र वाक्य। यहां इसको आपको थोड़ा समझना है। देखो मिश्र वाक्य से प्रश्न आता है, पूछा जाएगा, मैं एक लेकर भी आया हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल जो टॉपिक है जिनसे आपके प्रश्न आते हैं मैं वही आपके समक्ष रख रहा हूं, साधारण सी बात है। देखो होता क्या है, मैंने एक बात कही, इनमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है भाई, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य जुड़े होते हैं और मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य जुड़े होते हैं, तो फिर अंतर कहां है। अंतर देखो साधारण सा है, आपके दो वाक्य दिए गए हैं, अगर दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब किसी को दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक, मैं जाऊंगा, अच्छी बात है भाई, चला जाएगा, और वह आएगा, तो इसमें क्या हुआ भाई, मेरा जाना अपने आप में अलग है, वह आएगा वो अलग है, डिपेंड तो नहीं कर रहा ना। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। तथा और किंतु जो है आपके जुड़े होते हैं, इनसे इनके आपके जो है आपके अव्यय होते हैं, उनसे ये इनका जुड़ाव होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, आपका एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेगा। आश्रित का मतलब डिपेंड करेगा। गांधी जी ने कहा कि, मैं चुप हो गया, क्या कहा भाई, बताना पड़ेगा मुझे, दूसरा वाक्य बोलना पड़ेगा, कहा कि सदा सत्य बोलो। ये जो वाक्य है आप इसको समझिए, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, दो वाक्य हैं, गांधी जी ने कहा कि कहा और सदा सत्य बोलो, की से मैंने इसको जोड़ा है। दोनों वाक्य अपने आप एक दूसरे पर क्या हैं, आपके आश्रित हैं, और जहां आपको आश्रित दिखे वही क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। अर्थ पे आपको ज्यादा समझना है, मैं आपको वो नहीं रटवाऊंगा ये जुड़े किससे होंगे, की से, परंतु, किंतु से, ऐसा नहीं करना, आपको समझनी है वो चीजें। चलो भाई आगे आते हैं। लो भाई आ गया, बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें साधारण सी बात है, जब इसमें दो वाक्य हैं, है ही नहीं,
तो है ही नहीं, तो मिश्र और संयुक्त तो हो ही नहीं सकते, उपवाक्य की बात ही नहीं है यहां पर। तो क्या हो गया, सरल वाक्य, साधारण वाक्य है, स्पष्ट सा वाक्य है, साधारण सी बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने खा लिया होगा। अब एक बात देखो यहां पर, ये आ गए आपके वाक्य अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार देखो, उसने खा लिया होगा, हर बार रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझो भी से। उसने खा लिया होगा, गारंटी है? नहीं है भाई। खा लिया होगा, अभी श्योरिटी नहीं आई है। अब यहां एक बात समझो, क्या इसमें प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? नहीं भाई, तो ये तो होगा ही नहीं। विस्मयवाचक, विस्मयादिबोधक एक सिंबल होता है आपका विस्मय, ये जो आश्चर्य है आपका जो होता है ना, एक तरीके से हम कहते हैं ओह अरे, ये मतलब ऐसे दुख वगैरह को भी जो है ये प्रकट करता है, ग्लानि भाव को प्रकट करता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। संदेहवाचक, संदेह दिखा जा रहा है, खा लिया होगा, संदेह है, अभी श्योरिटी नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया आपका संदेह। इच्छा किसी की बताई नहीं। मैं आपसे कहूं, मेरा विचार है भाई आप सभी का जो है वार्डर के अंदर सिलेक्शन हो, है ना, आप तैयारी बेहतर से करें, तो ये मेरी इच्छा है, ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। यहां तो इच्छा दिखाई नहीं गई थी, साधारण सी बात है। ऑप्शन से आप आराम से जो है वो क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, इस तरीके से कर पाएंगे। आ जाओ भाई आगे देखते हैं। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए ये सबसे सरल प्रश्न होते हैं जो आपके आते हैं, है ना, ये होते हैं आपके फ्री के नंबर। अब देखो पढ़ो इसे एक बात, वह दौड़ता है तेज, सत्यानाश कर दिया ये तो। मैं कहता हूं आप जो है उसके अर्थ पर जाओ, एक रिदम बननी चाहिए, है ना, वो कहते हैं ना कि फीलिंग आनी चाहिए। आप उसको पढ़ रहे हो जब एक सीक्वेंस में, ये क्या हुआ, वह दौड़ता है तेज, सत्यानाश कर दिया, गलत है। वह दौड़ता तेज है, गलत है। तेज दौड़ता है वह, ये तो व्यवस्था बिगाड़ रहा है। देखो कर्ता कर्ता की जगह, है ना, क्रिया क्रिया की जगह, कर्म कर्म की जगह आना चाहिए, वही एक सही वाक्य होता है। अब यहां देखो, वह तेज दौड़ता है ना, अपने आप में सही वाक्य है, क्रिया अपनी स्थान पर आ गई, कर्ता अपने स्थान पर आ गया, क्रिया विशेषण अपनी जगह आ गया, साधारण सी बात। ठीक, तो इसमें तो आप रिदम पकड़ लेंगे भाई, इसमें फीलिंग आ रही है अच्छी तरीके से आपको पढ़ते समय, तो यही आपका उत्तर हो गया। आ जाओ, वर्तनी के प्रश्न आपको आते हैं, हिंदी को आपने सरल तरीके से थोड़ा समझा है, देखा है, तो आप वर्तनी के प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है? तो इसमें क्या गलत है, स्थायित्व। स्थायित्व में क्या होता है भाई, छोटी की मात्रा चढ़ती है, ये तो इसने लुटिया डुबा दी, तो ये गलत हो गया, बाकी आपका सही लिखा गया सारा, तो ये वर्तनी का प्रश्न हो गया, साधारण सा प्रश्न। चलिए भाई, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है? देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सबसे साधारण सा जो प्रश्न बनता है, आप जानते हैं हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो आपका संस्कृत है उसमें 3 होते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य में प्रयोग करते ही पता चल जाएगा कहां क्या हो रहा है। इसने क्या कहा, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है? अब आप बोल के देखो, देखो जहाज होता है कि होती है, क्योंकि जहाज तो होता है, यानी पुल्लिंग बात है, यानी पुरुष की बात होने लग रही है ना, इस आदमी स्वरूप देखा गया है, पुल्लिंग है भाई, ये तो आदमी है, ये तो पुल्लिंग चला गया। अच्छा, जिक्र किया जाता है या की जाती है, या किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग है, साधारण सी बात है। जुल्म होता है कि होती है, क्योंकि जुल्म तो होता है, किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग है। लेकिन जंजीर होता है कि होती है, क्योंकि जंजीर तो होती है, तो स्त्रीलिंग है। इस आधार पर आप पहचान सकते हैं, है ना। वह खाती है, इसमें वह कौन है, स्त्री है, क्यों खाती है, इस चीज से आपको समझना है, इस चीज को आपको पकड़ना है ना, तो वाक्य में प्रयोग करके रख सकते हैं आप इन्हें, स्त्रीलिंग का वाक्य था। नेक्स्ट देखो भाई, आग बबूला होना, बच्चा बच्चा जानता, आग बबूला होने का मतलब हो जाओ अत्यधिक क्रोध हो जाना, सीधा सा आंसर, साधारण सी बात है ना। बहुत गुस्सा होना जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। किस वाक्य का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? पुल्लिंग का अर्थ देखो यहाँ पे भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 20वां, क्या है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में? फिर कहता हूं क्या वाक्य में प्रयोग करो, झनकार होती है, जैसे आपकी जो पाइजेब है उनके अंदर झनकार होती है, झील होती है, झंझावात होता है, आता है ना, तो पुल्लिंग आ जाता है। झिझक होती है, ये स्त्री, बाकी सब स्त्रीलिंग है, ये इकलौता क्या है, पुल्लिंग शब्द आ जाता है। देखिए ये सभी आप जो है, मैं कहता हूं आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें प्रश्नों को, है ना, और एक बार आप बार बार इन्हें सुने, है ना। अधिक हम आपका समय व्यर्थ नहीं करवाएं, क्योंकि हमें पता है इस समय जो ये आपका समय ये बहुत ज्यादा कीमती है, तो हम प्रयास रहते हैं आपको दिखाएं। ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये आपके वार्डर के, है ना। मतलब इसी तरीके से आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से करके कुछ बनेगा, यहाँ पे ऐसा ही बनेगा। और आप अगर इन्हें बार बार सुनते हैं, समझते हैं, टॉपिक आपके दिमाग से निकलेंगे, आपके सब रट जाएंगे।
तो साधारण सी बात है, आज के लिए इतना ही। आपके समक्ष हमने 20 प्रश्न जो है वो रखे जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस इन्हें समझें, प्रयास करें, और आप सभी ऐसे ही हमारे साथ सहयोग बनाए रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।